नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 29 अगस्त 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट न्यूज़ और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो अभी आए हैं। देखो, फ्रंट पेज से हम बात करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अभी तालिबान को लेकर के अपना स्टैंड है वो चेंज करना शुरू कर दिया है। जानेंगे क्या है मुद्दा। दूसरा हम देखेंगे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है कि हमें सच्चाई की बात करनी चाहिए। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है वो बाद की बात है, पहले हमें फैक्ट्स को जानने की कोशिश करनी चाहिए और फैक्ट्स के ऊपर कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस रहते हैं वो जानेंगे। इसके अलावा एक IAS ऑफिसर जिनका नाम है आयुष सिन्हा, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, कुछ गाइडलाइंस दी थी पुलिस पर्सनल्स को कि कैसे अभी फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है हरियाणा में राइज हो रहा है और उसका असर अभी जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी एक, राइट, तो उस मीटिंग के ऊपर उसका अटैक ना कर दे, मतलब वो फार्मर्स हैं वो अटैक ना कर दे, तो उन्होंने क्या ऑर्डर दिए थे उनको पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ जाएगा आपके। इसके अलावा फिर एक न्यूज़ और है फ्रंट पेज पे ही, जलियांवाला बाग इवेंट से रिलेटेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अफगानिस्तान के क्राइसिस को लेकर के भी बताया जा रहा है, जानेंगे इनको। इसके आगे देखें, फिर हम कुछ और न्यूज़ की थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। एक तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से रिलेटेड न्यूज़ है कि 34 स्टेट्स एंड यूटीज़ ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है। और एक आज़ादी के अमृत महोत्सव को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उनके द्वारा अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसका नाम है चित्रांजलि एट 75। ओके, थोड़ा सा वो जानेंगे। इसके आगे देखें तो फिर हम बात करेंगे, इंडिया को हम डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे बनाना चाहते हैं। ये बात कही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। क्या इवेंट था, क्या बात है, जानेंगे। इसके अलावा आगे देखें तो हम P चिदम्बरम, ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो अभी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जिसके बारे में अभी हम बहुत बात कर चुके हैं कि उसके पीछे का सच क्या है, एक बार थोड़ा वो जान लेते हैं। और क्या अभी भी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आंसर होने बाकी हैं। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे हम दो न्यूज़ देखेंगे। एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक से ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट्स खुले हैं ना, उनको आप फ्लेक्सी स्कीम्स के तहत लेकर के आओ। मतलब आप क्रेडिट देने की या फिर आप उनको और फैसिलिटीज़ दो, जैसे कि कोई भी सिक्योरिटी नेट है ना, इंश्योरेंस वाला, वो वाले प्रोविजंस भी अच्छे से कवर हो जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा हम न्यूज़ देखेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड। वैसे तो इस मुद्दे को बहुत डिटेल में हम देख चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, राइट। इसके अलावा न्यूज़पेपर में जो कंटेंट बच गया वो है स्पोर्ट्स पेज का, नज़र डाल लेंगे लास्ट में। देखते हैं एक एक को डिटेल में। फर्स्ट न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अगस्त मंथ की प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया, ठीक है। तो ऐसे में हमारी तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया जो कि UN में है, जिनका नाम है TS त्रिमूर्ति, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें ये कहा है कि अब जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है, जिसमें तालिबान ने देखो पावर कैप्चर कर लिया है, तो ऐसे में अब तालिबान के लिए जो T वर्ड है उसको हम हटाएंगे। और बाकी ये भी कहा गया कि T वर्ड मतलब टेररिस्ट, राइट। अब ये देखा जाएगा कि तालिबान ये चीज़ इंश्योर करे कि तालिबान के द्वारा चलाया जाने वाला अफगानिस्तान जो है उस टेरिटरी को इंटरनेशनल पीस के लिए कहीं थ्रेट ना बनाने की कोशिश की जाए कोई भी ग्रुप के द्वारा। क्योंकि आपको पता है काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो अटैक हुआ था अभी, बॉम्ब ब्लास्ट, उसके लिए देखो जिम्मेदारी तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस ISKP ने लिया, जो कि अफगानिस्तान का टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट, ठीक है, दाइश भी बोला जाता है। ओके, तो उनका ही एक ब्रांच बताया जा रहा है, IS की ही ब्रांच बताई जा रही है। तो तालिबान बोले जिम्मेदारी अपनी पूरी ले, और उसके साथ में ये पहला कदम होगा जब इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट जारी किए हैं। और देखो इसमें ये बात बोली जा रही है कि तालिबान ने ये कहा, मतलब कि अफगानिस्तान से जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं वो निकलना चाहे तो उनको निकलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। तालिबान पूरा एकदम कोऑपरेट कर रहा है। दूसरा, अफगान लोग
जो चाहते हैं कि हम भी अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, हमें डर है कि तालिबान कुछ हमारे साथ गड़बड़ करता है। इवन उन लोगों को भी इवैक्यूएट होने में तालिबान ने कोई अड़ंगे नहीं लगाए। तो ऐसे में ये अफगानिस्तान के लिए जो तालिबान रिजीम है उसके लिए एक रिकग्निशन आप कह सकते हो शुरुआत हो चुकी है, जिसमें इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया ने भी अपनी तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पे ये अनाउंस किया है, राइट। अब देखो टाइम बताएगा आगे क्या होता है। फिलहाल तो एक बार तो शुरुआत हो चुकी है कि तालिबान जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल रिजीम लाएगा। आगे चलते हैं। फिर जो अगली न्यूज़ है देखो वो है अभी हरियाणा में फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर के। तो इसमें जो ऊपर की लाइन है उसको आप देखोगे तो वो है कि अगर कोई भी बैरिकेड्स को, कार्डन्स को अगर तोड़ने की कोशिश करे तो बोला उनका सिर फोड़ दो, और अगर किसी का सिर फूटा मतलब कोई भी हम तक अप्रोच करे तो ये चीज़ इंश्योर हो कि कम से कम उसका सिर तो फूटा हुआ हो ही। ये एक आईएएस ऑफिसर ने बोला। अब इसके पीछे का सच क्या है? अब यूँ तो लगता है कि एक आईएएस ऑफिसर ऐसे कैसे स्टेटमेंट दे सकता है, पर आईएएस ऑफिसर के खुद के स्टेटमेंट हैं वो अगर जानेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसी सिचुएशन को जहाँ पर आजकल प्रोटेस्ट है बहुत कॉमन हो चुका है, ठीक है, तो इनको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो इसमें देखो करनाल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिनका नाम है आयुष सिन्हा, वो 2018 के आईएएस ऑफिसर हैं और हरियाणा कैडर में वो काम कर रहे हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट कैमरा में कैप्चर हुआ और फिर उसके बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट कर दिया गया। मुद्दा ये था कि इसमें इन्होंने ये जो अब एक तरफ तो ये प्रोटेस्ट चल रहा था, दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और दूसरे जो लीडर्स हैं उनके साथ में मीटिंग करनी थी उनको, वो मीटिंग कर रहे थे बीजेपी लीडर्स की। कहाँ पे? प्रेम प्लाजा होटल बता रहे हैं वहाँ पर। तो बोला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये कुछ गाइडलाइंस हमने दी थी, और वो गाइडलाइंस क्या थी? उठा उठा के मारना पीछे सबको, ठीक है, हिट दैम हार्ड। इसके अलावा वी शैल नॉट अलाउ दिस कॉर्डन टू बी ब्रीच्ड, ये जो हमने पूरा फाइनल कर दिया। 3 कॉर्डन, 3 लेवल की सिक्योरिटी इंश्योर की गई थी। नाका 1, नाका 2, नाका 3। नाका 3 के ऊपर सिन्हा जो हैं वो डिप्लॉयड थे, ओके, और नाका 1 और नाका 2 जो थे वो दूसरे थे। पर मुद्दा क्या है कि इन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे वो नाका 3 पे दिए थे, और नाका 3 जो है वो बिल्कुल इस मीटिंग वाले ये प्रेम प्लाजा होटल है ना, इसके बिल्कुल पास में था। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने क्या बोला वो देखो कि ज़बरदस्त तरीके से उनको हार्डली हिट करना है। साथ में अगर इस कॉर्डन को कोई भी ब्रीच करे तो ये कोशिश करे, ये ज़रूर हो कि अगर 2 पोस्ट को अगर वो पार कर देते हैं, मतलब ये कहते हैं कि 2 दिनों से हम, पहली चीज़ तो ये कि हम 2 दिनों से सोए नहीं है। पुलिस पर्सनल्स को ये कहा कि हम 2 दिनों से सोए नहीं है, आप लोग सो कर के आए हो, और अगर मेरे पास कोई भी बंदा अगर आता है तो ये ज़रूर हो कि उसका सिर फूटा हुआ होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप कैसे भी करके नाके 1 पे या नाके 2 से अगर कोई फिर भी क्रॉस करता हुआ नाके 3 तक पहुंच जाता है ना, तो आप फिर बाद में उन पे लाठी चार्ज करना। अब वो लाठी चार्ज करने का जो प्रोविज़न है उससे पहले भी उन्होंने क्या क्या बोला वो चीज़ें तो किसी ने कैप्चर की नहीं, और सोशल मीडिया पे ये जो क्लिप थी ना ये दिखा दी। फिर उसके बाद में जब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कर्नल ये जो सिन्हा जी हैं इनसे जब बातचीत की गई तो इन्होंने फिर क्लियर किया कि बात क्या थी। तो जब इनसे पूछा गया तो ये बता रहे थे कि देखो 3 चेक पॉइंट्स हमने बनाए थे, प्रोटेस्ट साइट और ये जो प्लेस थी जहाँ पे मीटिंग हो रही थी इनके बीच में, और फाइनल चेक पोस्ट जो थी तीसरी उस पर मैं डिप्लॉयड था, बाकी 2 के ऊपर दूसरे रीजनल इंडिविजुअल्स अवेलेबल थे। तो होता क्या है कि अगर 2 आप नाकों को क्रॉस करके आ रहे हो, अगर फार्मर्स 2 नाकों को क्रॉस करके आ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने बहुत हद तक अपनी एग्रेशन दिखाई है। फिर अब आप तीसरे नाके तक पहुंच चुके हैं फार्मर्स, तो उनको रोकना वहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मीटिंग भी एकदम मेंटेन रहनी चाहिए। वहां पर अगर कोई भी वेंडलिज्म हो, तोड़ फोड़ अगर करने की किसान कोशिश करें तो वो चीज़ भी गलत हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में उनकी जिम्मेदारी थी। तो तीसरे नाके के लिए इन्होंने क्या गाइडलाइन दी वो देखते हैं। जैसा कि फार्मर्स में आपको पता है कि बहुत सारे अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स भी थे, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो केवल और केवल पैसा लिया और बाद में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। तो बोला इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैं मेरी लोकेशन जो मेरा तीसरा नाका था मैं वहाँ पर ब्रीफिंग दे रहा था, और सारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC जो है उसके अंडर में जो प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था कि सबसे पहले तो हम प्रोटेस्टर्स को वार्निंग देंगे, उसके बाद में वाटर कैनन यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में टीयर गैस यूज़ करेंगे, और फिर भी अगर नहीं रुके तो लाठी चार्ज करेंगे। तो ये बात बोली थी। अब इस बात को बोलने के बाद उन्होंने वो जो हमने शुरू में देखा था ना कि हाँ उनको अगर फिर भी वो नहीं माने लाठी चार्ज करने की नौबत आए तो अच्छे से मतलब हिट करना, और अगर फिर भी वो लोग मेरे तक पहुंचे तो एक का सिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके सिर से खून ना आ रहा हो।
पॉइंट क्या आ गया कि हमने ये जो कुछ भी बोला ये क्लिप तो हटा दी, मेरी जो स्टेटमेंट है, और ये बोल दिया कि भाई मेरे तक कोई पहुंचे तो उसका सिर फूटा हुआ होना चाहिए। पर आप एक प्रोसीजर को तो देखो कि वहां पर जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहां पर पुलिस अगर सही तरीके से काम कर रही है, पहले वार्निंग देना, फिर वाटर कैनन से रोकना, फिर अगर टीयर गैस से रोका जा रहा फिर भी नहीं रुक रहे हैं तो फिर रोकना तो था ही नहीं, तो वेंडलिज्म करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। और कुछ तो क्या होते हैं अपने खुद के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए आ जाते हैं हद तक। ठीक है, तो बोले ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत थी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड पोर्शन को वहाँ पर घुमाया गया, जिसमें मैंने केवल लाठी चार्ज वाली बात बोली ना उसको। और देखो इस बात को लेकर के जो आप देखोगे चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से बातचीत हुई सिन्हा जी के साथ में, तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी इस चीज़ को लेकर से सेटिस्फाई है कि हाँ ऑर्डर्स जो थे वो ठीक है फिलहाल। तो बाकी तक वो डिमांड ये की जा रही है कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए। रास्ता तो देखो ये निकलता है फिर सरकार के पास में, ज़्यादा प्रेशर बनेगा ना तो फिर इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ होने वाला लगता नहीं है। पर पॉइंट क्या है कि केस स्टडी अगर आपके सामने आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो आपको सिन्हा जी का ये स्टेटमेंट ज़रूर याद रखना है कि आप कैसे उनको टैकल करोगे। ठीक है, केवल सिर फोड़ने वाली बात को याद मत रखना आप। ओके, ये एथिक्स पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट केस स्टडी होगी आपके लिए, याद रखना, इसको काम आ जाएगा कोट करने के लिए डेफिनेटली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है DY चंद्रचूड़ जी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमें सच के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, और सच के लिए अगर आपको जो पावर है, पावर का मतलब अथॉरिटी है, चाहे सरकारी क्यों ना हो, उस पर भी अगर सवाल उठाना हो तो आप डरो मत। और ये इसमें देखो मेन ड्यूटी आ जाती है किसकी, जो कोर्ट्स हैं उनकी। तो शुरुआत ये करते हैं कि अगर आप सच्चाई बोलते हो और वो भी पावर को क्वेश्चन करते हो तो ये आपकी राइट नहीं है। इवन आपको मतलब ये केवल सही नहीं है कि आप सच्चाई के लिए अपनी आवाज़ उठाओ, पर ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी भी है। क्योंकि जब तक आप फैक्ट्स को नहीं समझोगे तब तक आप कैसे किसी रियलिटी को समझ पाओगे, राइट। अब आप चाहे इलेक्शंस की बात करो, अब इलेक्शन में जो कुछ भी आ रहा है, आप इलेक्शन में वोटिंग राइट आप वहाँ पे अपना परफॉर्म करने के लिए जाते हो, तो उसके पहले ये ज़रूरी है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो इंश्योर हो। इससे क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनकी सच्चाई आपके सामने लाके खोल दी जाए, तो वहाँ पर फिर वोट देते टाइम पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक वेल इन्फॉर्म्ड मैनर में आप सच्चाई मतलब सच्चाई का साथ दे करके आप वोट दे सकते हो। तो ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। अब देखो सच्चाई की बात अगर करें तो देखो डेमोक्रेसी है ना, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ट्रुथ है ना उसको सर्वाइव करवाएं, क्योंकि अगर सच्चाई अगर ख़त्म हो गई तो डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई देगी। और जब भी बात आए तो ट्रुथ के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे ही हम कहीं ना कहीं जज करते हैं कि कौन आदमी गिल्टी है, किसको कितनी पनिशमेंट हमारे यहाँ पर मिलनी चाहिए। इसके अलावा आगे ये कहते हैं कि अब आगे क्या बताया जा रहा है कि सच्चाई अगर ट्रुथ की अगर बात की जाए तो उसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक ज़माना था जब ब्रिटिशर्स का रूल हमारे यहाँ पर चलता था तो किंग या क्वीन उनका जो ओपिनियन हुआ करता था वही हमारे लिए सच हो जाया करता था। फिर उसके बाद में ये जब अबॉलिश हो गया तो सच्चाई पहुँच गई किसके हाथ में, अपर कास्ट के हाथ में, कि जो कोई भी बात अपर कास्ट के द्वारा बोली जाएगी बोलो वही सच है। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट की, टाइम बीता और पेट्रियार्की और कास्ट सिस्टम का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होना शुरू हुआ, तो अब वुमेन हो गई, दलित्स हो गए या मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो लोग हैं वो धीरे धीरे अब अपनी बात बोलने लग गए। तो अब सच्चाई का एक और प्रोस्पेक्ट निकल के आने लग गया, एक अलग ही पर्सपेक्टिव निकल के आने लग गया जिसको हम बोलते हैं ओपिनियन। और इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम है कि जहां पर लोग खुद से डिस्कशन करें और फिर उसके बाद में फाइनल करें कि एक्चुअल में ट्रुथ आप किसको कंसिडर करोगे। यहां पर देखो अमेरिकन हिस्टोरियन है सोफिया रोजनफेल्ड, उनको भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोट किया और ये बताया, आप ये लिख लेना जरूर, काम की चीज़ें हैं, सच्चाई के ऊपर कभी लिखनी हो, एथिक्स में आता है ये चीज़ें। ओके, तो अगर आपको ट्रुथ के बारे में अगर जानना है तो उनके हिसाब से जो अमेरिकन हिस्टोरियन है सोफिया रोजनफेल्ड, उन्होंने ये कहा था कि डेमोक्रेसीज में सच्चाई के अलग अलग लेवल होते हैं। एक तो स्टेट के द्वारा कि सरकार जो बोल रही है वो सच है कि नहीं, अगर आपको सरकार में ब्लाइंडली फेथ है तो आप क्या कर देते हो, उसको मान लेते हो सच। दूसरा, एक्सपर्ट्स के द्वारा कुछ आइडियाज़ दिए जाएं कि ये सच है, जैसे कि साइंटिस्ट कोई रिसर्च करके बताए। या फिर तीसरा होता है सिटीजन्स अपने लेवल पे डेलिब्रेट करके फाइनल करें कि वाकई में सच्चाई क्या है। ठीक है, तो तीनों लेवल में आप डेमोक्रेसी में प्रेवलेंस देख सकते हो।
और जो सबसे बेस्ट है वो है कि सिटीजन्स खुद के लेवल पे डेलिब्रेट करे और उसको फाइनलाइज करे। तो ये ओपिनियन वाली सच है ना, वो ज़्यादा लंबी टिकती है और वो लंबा चलता है। अब देखो स्टेट कैसे झूठ बोलता है, कैसे सच बोलता है, वो देखो कि जब वियतनाम वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स ने जो कुछ भी एक्टिविटीज की थी ना, तो उस टाइम पे जो कुछ भी यूनाइटेड स्टेट्स बोलता था उसको सच मान लिया जाता था। पर आप देखो कि जब पेंटागन के पेपर्स लीक हुए ना, तब पता पड़ा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कितनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की थी वहाँ पर वियतनाम वॉर के टाइम पे। तो स्टेट क्या है, हमेशा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। क्यों? अपनी लेजिटिमेसी कौन खोना चाहता है? कौन सी सरकार चाहेगी कि भाई उनके ऊपर कोई उंगली उठाए, है कि नहीं? तो इस तरीके से वहां पर बहुत ज़्यादा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और डेमोक्रेसी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिटीजन्स अलर्ट हो, और सिटीजन्स जब सच्चाई की तह तक पहुंचेंगे, डेलिब्रेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, तो बोलो वो ज़्यादा हेल्दी चीज़ रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट न्यूज़ है कि गुरुज ने हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। साथ में अफगानिस्तान से हमने रिफ्यूजीज को जो निकाला है, वहाँ से सिख कम्युनिटी के वो बहुत सारे लोग आए हैं। और जैसे कि हमने देखा था कि 3 स्वरूप जो हैं वो लाए गए हैं। स्वरूप का मतलब जो स्वरूप्स हैं किसके? गुरु ग्रंथ साहिब के, उनकी जो कॉपीज़ हैं वो लाई गई। तो ऐसे में बोला है, एक तो अफगानिस्तान में अभी क्राइसिस, और दूसरी तरफ अभी जलियांवाला बाग में जो इवेंट है, बेसिकली क्या है कि जलियांवाला बाग को रिनोवेट किया गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई, क्योंकि एक मेमोरी के तौर पे यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही एट्रोसिटीज़ का सामना किया था यहाँ पर। जब अप्रैल 1919 में गैदरिंग हो रही थी, जो रॉलेट एक्ट आया था, ब्लैक लॉ, उस टाइम पे उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए एक पीसफुल गैदरिंग थी बैसाखी के दिन, और उस टाइम पे जनरल डायर आया और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, और अब मतलब अनलिमिटेड फायर करवाई कि जब तक सारे लोग ना मर जाएं तब तक गोलियां चलाते रहो। तो बोला एक तो वो, दूसरा अगस्त 14 के दिन हमने जो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे बनाया, जिसमें कि इंडिया ने पार्टीशन के टाइम पे जो हॉरर का सामना किया था, उसमें भी सबसे बड़ा विक्टिम जो था वो पंजाब था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। चाहे वो पाकिस्तान के पंजाब की तरफ से हिंदूज़ का इधर आना हो, या फिर हमारे पंजाब की तरफ से मुस्लिम्स का उधर जाना हो, दोनों चीज़ें दोनों तरफ से ही पंजाब को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो अभी आप देखो इसमें आर्टिकल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो अभी तक न्यूज़पेपर में आई नहीं थी, वो ये कि अफगानिस्तान से जो लोगों को अभी लाया जा रहा है, ठीक है, इवैक्यूएट किया जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंतर्गत लाया जा रहा है, और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। ये नाम पहली बार मैंने अभी न्यूज़ में देखा, इतने दिन हो गए अपने को कंटिन्यू देखते हैं। तो इसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। वो नाम मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर ऑपरेशन देवी शक्ति के अंडर में हम अफगानिस्तान से हमारे लोगों को ला रहे हैं, और इसमें आप देख सकते हो गुरु ग्रंथ साहिब के जो स्वरूप है, जिनको मैं बोल रहा हूँ कॉपीज, ठीक है, वो भी लाए गए हैं। बाकी देखो यहाँ पर जो अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने भी देखो डिमांड की है कि शहीद उधम सिंह के जितने भी पर्सनल इफ़ेक्ट्स की चीज़ें अवेलेबल हैं अभी यूनाइटेड किंगडम में, बोला उनको हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने अर्ज किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो उधम सिंह कौन है, उनके बारे में अगर आप जानना चाहो तो वो हैं कि जब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जलियांवाला बाग मैसेक्रे, इस टाइम पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। जनरल डायर था ना, वो तो दूसरा था, उसने तो फायरिंग करवाई थी, पर उस टाइम पर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर। और माइकल ओ डायर को यूनाइटेड किंगडम में असैसिनेट किया था उधम सिंह ने, और फिर उनके बाद में उनको सजा दी गई थी, इसलिए उनका नाम शहीद उधम सिंह हो गया। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर कि उधम सिंह से एसोसिएटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल, कहाँ पे? यूके में, बोलो उनको इंडिया में लाया जाए। ये डिमांड की गई अमरिंदर सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है छोटी सी कि वन नेशन वन राशन कार्ड को अभी तक लगभग 34 स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट करना, 34 स्टेट्स एंड यूटीज़ ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और अब इस स्कीम के बारे में देखो इतना डिटेल है नहीं, बस इतना सही है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अगर इम्प्लीमेंट कर जाती है तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी प्रोग्राम अगर कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि 2013 का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे यहाँ पर है, जिसमें कि खाने पीने के लिए जो फूड स्टेपल फूड है वो आप देखते हो सब्सिडाइज रेट के ऊपर सस्ते में अवेल कराया जाता है। तो जो माइग्रेंट्स हैं
जिसमें आप देखते हो कि कुछ लोग तो एक स्टेट की एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, दूसरे लोग, कई लोग ऐसे हैं जो अपने स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। तो ऊपर वाली कैटेगरी तो हो गई इंट्रा स्टेट, मतलब स्टेट के स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं, और नीचे वाली कैटेगरी हो गई इंटर स्टेट, जिसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं। तो बोलो उन लोगों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स वो अपने जॉब वाली जगह पर भी उठा सके। अभी देखो असम और छत्तीसगढ़ दो स्टेट्स ऐसे हैं जिनको अभी टारगेट में लिया हुआ है कि कैसे भी करके आने वाले कुछ महीनों के अंदर इनको भी इंटीग्रेट किया जा सके। तो पूरे कंट्री में जब ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इंप्लीमेंट हो जाएगी ना, तो इसका बहुत फायदा मिलेगा। ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा? जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, उन लोगों को। अब आपके लिए टास्क क्या है? वन नेशन वन राशन कार्ड, इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल एक बार पढ़ोगे आप। देखो इसी पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ और है जिसमें हम देखेंगे चित्रांजलि एट 75। देखो अभी अब आप बात करोगे कि यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक फ़ोटो एग्जीबिशन, ई फ़ोटो एग्जीबिशन वेबसाइट के ऊपर। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना, इसके लिए। तो ऐसे में मैंने आपको बोला था कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको आप थोड़ा करेक्ट करना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, उन्होंने ये लॉन्च किया है। और नाम क्या है इसका? चित्रांजलि एट 75, जिसमें वेब पोर्टल के ऊपर इमेजेस दिखाई जाएगी 75 ईयर्स के टाइम पे जो भी हमारा रहा और जो फ्रीडम स्ट्रगल था उससे रिलेटेड। तो बोले ये एक अपने आप में, और एक प्रोग्राम और है उसमें ही, उसका नाम है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोग्राम भी चलेगा। इससे क्या होगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वैल्यूज एनविसाज्ड है ना, वो चीज़ें सीखने को मिलेगी जो लोग भी इसको विजिट करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट कि इंडिया को हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे बनाना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो मुद्दा क्या है वो थोड़ा जाने कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, वो देखो अभी कमीशन कर रहे थे एक इंडिजीनसली मेड कोस्ट गार्ड शिप को। तो उस टाइम पर उन्होंने बोला कि हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में अभी एंटर हो चुके हैं, तो हमें ज़रूरत है कि वर्ल्ड कम्युनिटी में जितना भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इंडिया में ही करना शुरू कर दें। बेसिकली इस इवेंट में इन्होंने इंडिजीनसली डेवलप्ड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है विग्रह, उसको लॉन्च किया है। और इसके टाइम पे उन्होंने बोला ये 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, पेट्रोलिंग आप जानते हो रेकी करने वाले जो होते हैं, ठीक है, वो वेसल्स में से लास्ट है। ठीक है, 6 ऑलरेडी कंडक्ट मतलब कमीशन किया जा चुका है। अभी आप देखो कि टोटल अगर वर्ल्ड में सिक्योरिटी के ऊपर जो खर्चा होता है ना, उसका अगर फिगर देखें तो दैट इज अराउंड $2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, आने वाले 2 साल के अंदर यहां पर पहुंच जाएंगे। अब दो आप देख सकते हो कि $2.1 ट्रिलियन कितना बड़ा फिगर है, इंडियन इकोनॉमी से भी बड़ा फिगर है, एक तरीके से हमारी जीडीपी से भी बड़ा फिगर। तो बोला जब इतना बड़ा अमाउंट में डिफेंस सिक्योरिटी सब लोग इंश्योर करने वाले हैं, तो क्यों ना हम भी इसी चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाना शुरू कर दें। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया को अब हम ग्लोबल सप्लाई चेन में सिक्योरिटी मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे बनाएंगे। इसमें देखो ये जो टेक्नोलॉजी बेसिस है उसको भी, और मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, ये कुछ टारगेट्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त ऑफ एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे। इसके पीछे वजह क्या है कि जो हमारे हॉकी में एक इम्पॉर्टेंट लेजेंड रहे हुए हैं मेजर ध्यानचंद, तो उनका बर्थडे आता है और उसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द ग्रैंड क्लोजिंग डाउन सेल। आर्टिकल लिखा है आपको पता ही है पी चिदम्बरम जी के द्वारा। तो इनके द्वारा एक स्टेटमेंट आ रहा है कि भाई झूठ निकल के आ गया आखिरकार सामने। वो ये कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेटमेंट आया है कि हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि एसेट्स को हम मोनेटाइज करेंगे। अमाउंट रहेगा लगभग 6 लाख करोड़ का। ओके, तो ये पैसा आप कहाँ से निकालोगे? तो हमें पता है कि एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा, वहाँ पर पार्टिसिपेशन किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर का। अब सवाल ये आ जाता है कि सरकार के द्वारा स्टेटमेंट ये दिए जाता है बैक टू बैक कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो आप कौन से एसेट्स को मोनेटाइज कर रहे हो जी? एक बार सवाल का जवाब देना। ये वही एसेट्स हैं जो पिछले 70 सालों में तैयार हुए, राइट? तो ये तो हो गई, बोलो झूठ निकल के आ गई। अब बात ही आ जाती है कि इसमें लिस्ट में कौन कौन से सेक्टर्स हैं। आपको पता है रोड सेक्टर, पावर ट्रांसमिशन, हाइडल, सोलर पावर, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम, वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रेन्स हो गई,
या फिर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर हो गया, टेलीकॉम टावर्स, मेजर पोर्ट्स, नेशनल स्टेडियाज, ये सारी चीज़ें मिला करके आप पैसा निकाल रहे हो। तो ये पिछले 70 सालों में डेवलप होया हुआ एसेट है जिसको आप सेकंडों के अंदर आप सेल आउट कर रहे हो, या फिर सेल तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हाथों में रख रही है। तो जो मेन बात है वो ये है कि अभी फिलहाल पॉइंट है वो ये निकल के आता है कि जो सरकार है वो केवल प्राइवेट पार्टिसिपेशन एक तरीके से इंश्योर कर रही है, वो भी किस बेसिस पे कि लीज पे दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को। तो जब से देखो 1991 हमने अडॉप्ट किया, 1991 में एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी, राइट। तो उसके बाद में रेवेन्यू को राइज करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ लगातार हम बढ़ते चले जा रहे हैं, और हर एक सरकार ने जितनी ज़रूरत थी, जितनी कैपेसिटी थी, उसके हिसाब से अपने काम को करना कंटिन्यू रखा। अब सेम चीज़ अगर हम देखें तो अभी भी अप्लाई की जा सकती है, और उसी चीज़ में आप प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हो। पर सवाल यह आ जाता है कि जब हमने प्राइवेटाइजेशन का प्रोसीजर शुरू किया था ना, एलपीजी पॉलिसी जब अडॉप्ट की थी, तब हमने कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को फाइनलाइज किया था, जिनमें थे एक तो न्यूक्लियर एनर्जी, एक डिफेंस का प्रोडक्शन, डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन, एक रेलवे और स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स। बोले 4 ऐसे सेक्टर्स को हमने देखा था कि हम इसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। पर सवाल यह है कि अभी इनके अंदर भी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया। दूसरा कि प्राइवेटाइज किसको किया जाएगा, जो भी लॉस मेकिंग यूनिट्स होंगी उनका, या फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मार्केट में ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पा रही है, तो उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट मीन्स पीएसयू को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर की गई थी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, उसको तो कम से कम प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की कंपनी जो कि कंपटीशन प्रमोट कर रही है, मार्केट फोर्सेस के तहत ही काम कर रही है, तो उसको प्राइवेटाइज करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये चीज़ बार बार बोली जा रही है। तो इन चारों चीज़ों को अगर हम अभी जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के साथ में अगर मैच करते हुए देखें, तो यहाँ पर इन चारों चीज़ों में डाउट आता है। सबसे पहले रेलवेज को स्ट्रेटेजिक सेक्टर माना, आप इसमें से प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आने की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आप देखो कि जो क्रॉनिकली लॉस मेकिंग जो सेक्टर है उन्हीं में आप प्राइवेटाइजेशन करोगे, जबकि बीपीसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तो लगातार बेनिफिट का काम कर रही है, उसके बावजूद आप उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो प्रिंसिपल्स हमने डिसाइड किए थे कि जी जो कुछ भी होगा वो सोच समझ कर ही होगा, इन क्राइटेरियाज को ध्यान में रख करके हम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेंगे, पर वो चीज़ें क्या हो रही है, फेल होती चली जा रही है। तो करंटली अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में भी देखें ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज मोनोपोलीज, की कुछ कंपनियां हैं वो अपनी पकड़ बना करके, और सरकारों की बात भी नहीं सुन रही है, और सरकार की बात नहीं सुन रही है तो फिर कॉमन मैन की बात कहाँ सुनेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए के अंदर, जो यूएस कांग्रेस में लगातार गाफा, दैट मीन्स गूगल, अमेजॉन, एप्पल, फेसबुक, इनके अगेंस्ट में क्या एक एंटी ट्रस्ट बिल लाए जा रहे हैं लगातार। क्यों? क्योंकि वहां पर अब इन कंपनीज की इतनी पकड़ बन चुकी है कि ये अपनी मोनोपोली के बेसिस पे कुछ भी करवाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में भी आप देख सकते हो क्रैकडाउन चल रहा है, वहां पर इसको बोला जा रहा है काइबोल्स, ठीक है, काइबोल्स के नाम के ऊपर वहां पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। चाइना में भी आप देख सकते हो कि जो कंपनियां बहुत बड़ी हो गई हैं, टेक्नोलॉजिकल कंपनियां, उनको अभी रोका जा रहा है। वजह क्योंकि वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि उनको रेगुलेट ही नहीं किया जा पा रहा है चाइना के द्वारा। तो एक तरफ तो वर्ल्ड में ट्रेंड आ रहा है कि प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा होने की वजह से कुछ कंपनियों ने अपनी इतनी ज़्यादा पकड़ बना ली कि उनको अभी कवर ही नहीं किया जा पा रहा, टैकल ही नहीं किया जा पा रहा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो दूसरी तरफ हम अगर नज़र डालें तो वो ये कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि टारगेट ये बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो रेवेन्यू के तौर पे कलेक्ट किए जाएंगे। पर सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी करंटली कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है इन सारे प्रोसीजर्स को करने से पहले। अगर उसका हमें पता हो कि मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगभग 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइवेटाइजेशन के बेसिस पे गेन हो रहा है, और गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमें इकट्ठा होना चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 1 लाख करोड़ का। तो बोला 1 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू को आप कलेक्ट करने की बात करोगे, पर आप ये तो बताओ कि आपके पास में करंटली कितना हो रहा है रेवेन्यू कलेक्शन, तभी तो आप देख पाओगे ना कि कितना मोनेटाइजेशन करना हमें। पर आपने मोनेटाइजेशन के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का फिक्स कर दिया। इसके अलावा कि आपने मोनेटाइज कर दिया तो उसमें जॉब्स के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा,
जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके ऊपर क्या असर जाएगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। और साथ में जो SC ST OBC या दूसरी जो कैटेगरी मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, क्या उनका रिजर्वेशन मेंटेन रहेगा या वो खत्म हो जाएगा, वो चीज़ कौन क्लियर करेगा। तो ये बहुत सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी क्लियर नहीं है। तो देखो, ये जो सीक्रेसी है ना, ये वाकई में घातक साबित हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राइटर जो है ना, वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि मेरी अप्रीहेंशन, मेरा जो डर है ना, वो यही है कि जहां पर हम एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज में देखें जो कि प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उन कंट्रीज में तो वहां पर लगातार पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके इन प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोलीज ज़्यादा स्टैब्लिश ना हो जाए, एक दो कंपनियां बनकर के ज़्यादा दादागिरी ना लगाए। नहीं तो क्या होता है कि मान लो टेलीकॉम सेक्टर में अभी क्या है, एक तो जियो हो गई, एक एयरटेल हो गई, अब वी है वो फाइट कर रही है अपनी तरफ से। पर अगर ये तीनों कंपनियां भी अगर बनकर के स्टैब्लिश हो जाती हैं तो ये तो कार्टेल बना लेंगी। प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव मैनर में वेरी ना करने की बजाय ये क्या कर लेंगे, प्राइसेस को फिक्स कर लेंगी कि जी हमारे यहाँ पर टैरिफ के इतने चार्जेस रहेंगे। इससे क्या होगा, फिर कंपटीशन, जिस मार्केट इकोनॉमी की आप बात करते हो वो मार्केट इकोनॉमी फेल हो जाएगी, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट को वेस्टर्न कंट्री से लर्न करने की जरूरत है। पार्लियामेंट में प्रॉपर डिस्कशन, डिबेट होनी चाहिए, तब जाकर के आप डिसाइड करो कि प्राइवेट सेक्टर का कितना रोल होना चाहिए। नहीं तो ये बड़ी कंपनियां हैं ना, ये लगातार मुश्किलों का कारण बनती चली जाएंगी और मोनोपोलीज हैं वो लगातार बनती चली जाएगी। ठीक है, मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल है रजनीगंधा। रजनीगंधा तुलसी जो ये खाते हैं, माउथ फ्रेशनर, नाम ही माउथ फ्रेशनर है, वैसे तो तुलसी तो जर्दा आपको पता ही है। ठीक है, टॉपिक हो तो मोनोपोली है उसकी। वो अब प्राइस राइज करते करते, कोई ज़माने में 10 रुपये 8 रुपये का मिलता था, आज बढ़ते बढ़ते 20-25 रुपये तक तो वो बढ़ गया है। लोग फिर भी खा रहे हैं, क्यों? उसको चैलेंज करने के लिए आते हैं फिर भी प्रोडक्ट्स, पर वो उसको चैलेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि मोनोपोली हो गई है, पर उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा उस चीज़ को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड। देखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना जब से लॉन्च की गई है तब से देखो बैंकों में अकाउंट्स बहुत खुले हैं। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है बैंकों से कि जो माइक्रो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ है या जो फ्लेक्सिबल स्कीम्स अवेलेबल है क्रेडिट के लिए, उनमें अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले हुए जितने भी अकाउंट्स हैं उनको फैसिलिटी दी जाए। माइक्रो क्रेडिट और फ्लेक्सी इन्वेस्टमेंट और ये माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर ये फैसिलिटीज़ देनी शुरू कर दी जाएगी ना इन प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले अकाउंट्स को। तो उससे क्या होगा कि वो अगर कोई भी अपना छोटा मोटा बिजनेस एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो उसमें आसानी उनको हो पाएगी। देखो, बात ऐसी है कि फ्यूचर रोड मैप के हिसाब से देखा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि ये जितने भी अकाउंट होल्डर है ना, इन सबको एलिजिबल आप कंसिडर करो। जितने भी माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स चल रही हैं या फिर जो सेफ्टी नेट के लिए हम अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम चला रहे हैं, उनके लिए आप प्रोविजन में इनको कंसिडर करो कि इनको प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले हुए अकाउंट्स को। देखो, ये स्कीम को लॉन्च हुए लगभग 7 साल हो गए हैं, 2015 में लॉन्च हुई थी ये। ठीक है, तो अभी तक लगभग 43.04 करोड़ अकाउंट्स हैं वो हो चुके हैं इस स्कीम के तहत। पहले जहां अगस्त 2021 अगस्त की बात की जा रही है, अभी इस महीने की, तो टोटल अकाउंट कितने हो गए? 43.04 करोड़, जो कि 2015 अगस्त में कितने थे? 17.9 करोड़ हुआ करते थे। डिपॉजिट्स की अगर बात करो तो 2015 में अगस्त के टाइम पे टोटल अकाउंट्स में डिपॉजिट हुआ करते थे 22,901 करोड़, जो कि बढ़कर के कितना हो गया अमाउंट? 1.46 लाख करोड़। इसके अलावा ये डेटा थोड़ा सा एक दो जगह यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हो गए, एक तो ये काम आ जाएगा। इसके अलावा जनधन अकाउंट होल्डर्स में अगर देखो तो 55.47% तो विमेन है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और 66.69% जो अकाउंट होल्डर्स है जनधन अकाउंट्स में, तो वो रूरल या फिर सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये डेटा भी काम में आ गया। देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के सब लोगों को आप फॉर्मल जो भी बैंकिंग सिस्टम है जिसमें लोन लेना, डिपॉजिट करना, इंश्योरेंस लेना, उसके अंदर उनका रोल आराम से इंश्योर कर सको। ठीक है, तो वही फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। डिपॉजिट 2015 में एक बंदा अपने अकाउंट में डिपॉजिट रख रहा था 1279, मतलब 1200, मतलब आप देख सकते हो 1279 रुपीज़। ठीक है, अब बढ़कर के एक अकाउंट में एवरेज कितने रुपए डिपॉजिट हो रहे हैं? 3,398 रुपये। तो ये मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स हैं थोड़े। तो अब डिपॉजिट्स में भी इंक्रीमेंट हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसी के लिए अब ये प्रमोट किया जा रहा है कि जो इंश्योरेंस स्कीम है, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है, जो लोन देने की बात है, वो भी इनको अच्छे से मिल सके। ठीक है, इसके अलावा जो जनधन अकाउंट्स हैं इनकी आप बात करो तो ओवरऑल इंक्रीमेंट हमने देख ही लिया और कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये डेटा ही डेटा बताया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, आपको पता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT है, वो भी आजकल सीधा अकाउंट में ही आता है,
तो वो भी एक ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है कि गवर्नमेंट अगर पैसा ट्रांसमिट करती है 1 रुपया, तो 1 रुपया आके ही अकाउंट में आके गिरता है। बीच में जो बिचौलिए हैं वो बात अलग है कि बहुत सारे जो ऐसे कहते हैं ना कि फॉल्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले इंडिविजुअल्स, उन्होंने लूप होल्स निकाली है। जैसे कि स्कॉलरशिप का स्कैम निकल के आया था झारखंड में, बिहार में, इधर, ठीक है, कि फेक अकाउंट बना लिए बच्चों के नाम से और उनमें पैसा निकाल करके अपना खुद का खोल लिया। सेम चीज़ आप देख सकते हो इधर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो पीएफ अकाउंट खुलते हैं उनके, है ना, उनकी उसमें भी कितना घपला देखने को मिला था। मुंबई का वो मुंबई वाली ब्रांच में ईपीएफओ की मुंबई ब्रांच थी, उसमें लगभग 21 करोड़ समथिंग का वो घोटाला निकला था। वो बिहार का एक बंदा, केस स्टडी हमने देखी थी। तो करने को तो कर रहे हैं अभी भी, पर एक तो क्या है कि बहुत हद तक लीकेजेस थे, लीकेजेस बिल्कुल रोकने में सक्सेसफुल रह पाई है ये जो अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसा। साथ में प्रधानमंत्री जनधन स्कीम जब शुरू हुई थी ना, तो इसमें देखो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये दोनों स्कीम्स भी वहाँ पे पैरेलली स्टार्ट हुई थी और ये एलिजिबल होते हैं इन दोनों स्कीम्स में। एक में लाइफ इंश्योरेंस मिलता है तो एक में मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखो लास्ट आर्टिकल है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से रिलेटेड। आपको पता है 2012 में यूपीए गवर्नमेंट ने एक 2012 का फाइनेंस बिल आया था, उसमें ये मेंशन किया था कि 2007 के बाद में जितने भी मतलब कोई भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन पे टैक्सेस लगाए जाएंगे। तो वो 2012 में तो बिल लाया गया था, कानून बनाया गया था, और 2007 के ट्रांजैक्शंस को आप टैक्स कर रहे हो तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन बोल दिया गया था। इसमें चलते हैं, आप देखो लगभग 17 केसेस रजिस्टर हुए थे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8100 करोड़ रुपए जो थे वो पैसे कलेक्ट कर लिए थे। पर होता क्या है, इसी केस के अंदर एक तो वोडाफोन का केस था। अब वोडाफोन केस में ये कानून क्यों लाया गया था 2012 का, इसके पीछे वजह क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि वोडाफोन जो है, उस टाइम पे वोडाफोन ने टेक ओवर किया था हचिसन वेम्पोसा का, ठीक है, हच करके एक ऑरेंज हच करके एक कंपनी चलती थी पहले टेलीकॉम की, उसको टेक ओवर किया था किसने, वोडाफोन ने। तो बोलो जो कुछ भी लेन देन अगर वोडाफोन ने किया तो उसके ऊपर टैक्सेशन लगाने का कोई राइट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को हम कैसे ओवररूल कर सकते हैं, तो उन्होंने एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के लिए 2012 में फाइनेंस बिल पारित कर दिया। अब होता क्या है कि केयर्न एनर्जी का भी टेक ओवर, केयर्न एनर्जी भी अपने जो एसेट्स थी उनको कंसोलिडेट कर रही थी, और दूसरी तरफ उधर आप देख सकते हो एंट्रिक्स करके एक और कंपनी, उसने भी किया, और तीसरा आप जानते ही हो यहाँ पर वोडाफोन वाला केस। इन सब के ऊपर केसेस लगने शुरू हो गए, टोटल केसेस हो गए 17। अब बात क्या हो गई कि मुद्दा पहुंच गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट द हैग में, और वहाँ पर जाते ही जैसे पता किया तो द हैग वाले इस आर्बिट्रेशन कोर्ट ने ये कह दिया कि जी आप एक चीज़ बताओ कि अभी तक आपने ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है तो ट्रेटीज़ के अगेंस्ट में है, ठीक है, जो भी बायलैटरल ट्रेटीज़ हुई है इंडिया की इन अलग अलग कंट्रीज़ की, इन कंपनी मतलब अलग अलग कंपनीज़ के कंट्रीज़ के साथ में, तो ये तो वायलेशन है। तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोला था कि आपको अच्छा खासा अमाउंट 1.2 बिलियन था कि 2.1 बिलियन डॉलर जो है वो कॉम्पनसेशन के तौर पे केयर्न एनर्जी को देना पड़ेगा। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी को वहीं पे अपील कर दी और चैलेंज कर दिया। इतने में केयर्न एनर्जी और ज़्यादा नाराज़ हो गई और फिर केयर्न एनर्जी ने अपने लॉ सूट्स फाइल कर दिए। कहाँ पे, एक तो क्या अलग अलग जगह पे, जहाँ जहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसेट्स थे वहाँ पर बोला कि हमारा पैसा हमें क्या करना है, एक तरीके से एडजस्ट करना, हमें पैसा लेना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो दे नहीं रही है तो हमें जब्ती करनी है। तो इसके लिए देखो कल न्यूज़ भी थी कि न्यूयॉर्क के जो फेडरल कोर्ट ने है वो डेट भी दे दी है कि कब सुनवाई की जाएगी इस केस की, क्योंकि न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में ये केयर्न एनर्जी ने अपनी तरफ से एक केस दायर किया। उसमें ये लिखा कि एयर इंडिया के जितने भी एसेट्स हैं न्यूयॉर्क में वो सारे के सारे सीज करके और केयर्न एनर्जी को हैंड ओवर कर दे, क्योंकि एयर इंडिया क्या है, ये बोले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एंटिटी है। ऐसे चलते। और फ्रांस के तो फ्रांस का तो एक कोर्ट था पेरिस का, उसने ये कह दिया कि भाई पेरिस में जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसेट्स हैं बोलो उनको टेक ओवर कर सकती है केयर्न एनर्जी। तो ये चीज़ें क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इमेज रेपुटेशन के लिए बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया 2021 में, आपको पता ही है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन था उसको अमेंड कर दिया और बोल दिया कि 2012 के पहले जो भी ट्रांजैक्शन हुए थे उनके लेन देन में कोई टैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगाएगी। 2012 के तो फिर भी लगा देगी, 2012 के बाद में, क्योंकि 2012 में तो बिल ले ही आई थी ना, कानून बन गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा ला करके, ठीक है। पर 2007 से 2012 वाला जो था जिसमें केयर्न एनर्जी, वोडाफोन, ये सारे मुद्दे थे, बोले इनको फ्री किया जाएगा, इनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। अब मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से कर दिया, अब ये एंटरटेन होती है कि नहीं कंपनियां, वो देखने वाली बात है। अपनी डिमांड या फिर जो भी इन्होंने कानून केस लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में अलग अलग इंटरनेशनल कोर्ट्स में, वहाँ से वो विड्रॉ करती हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ें थी वो देख ली।
और इसके अलावा एक न्यूज़ और है, वो देखते हैं। फ्रंट पेज से ही थी वो। टेबल टेनिस प्लेयर, ठीक है, जिसका नाम है, पेडलर बोला जाता है इनको, ठीक है, भवीना पटेल, ये फाइनल्स में पहुंच गई थी कल तक तो, और आज अभी न्यूज़ आ गई अपडेट कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया। ये हार गई मतलब फाइनल में। खैर कोई नहीं, पर सिल्वर मेडल तो हमें मिल गया है, पहला मेडल मिल गया है पैरा ओलंपिक्स में, ये है मेन चीज़। और इनका नाम है भवीना पटेल, ठीक है। तो इस डिस्कशन में इतना ही है, बाकी और पेजेस पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, तो ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, जितना था वो कर लिया। थैंक यू।